PCOS, polycystic ovary syndrome and polycystic ovary disease, ये बहुत interchangeably यूज करा जाता है. How different is it? Doctor, as per the studies, it says कि जैसे कि आपने भी कहा कि 15 से लेकर 30 साल तक on an average 20% women gets impacted either by PCOD or by PCOS. तो इनके causes क्या हैं? वेट गेन किया तो वेट गेन से क्या, अच्छा वेट गेन से क्यों प्रॉब्लम हो रही है? तो इनके symptoms क्या हैं? Like how do you identify that you have PCOS or PCOD? And then कुछ treatments अगर आप mention कर सकते. 70 to 80% women by the age of 50 gets fibroid at some point in time in their life. So what are fibroids? Because I still feel इतना common होने के बावजूद लोग explain नहीं कर पाते कि fibroid क्या है. Endometriosis. ये क्या है डॉक्टर? तो डॉक्टर stats क्या कहते हैं? कौन सी एज के लोग ज़्यादा प्रोन हैं एंडोमेट्रियोसिस से, एंड कितने मतलब स्टडीज़ क्या सजेस्ट करते हैं कि कब आपके पास आ जाना चाहिए कि ये चीज़ अवॉइड हो पाए, अगर ये अवॉइडेबल है तो? हाँ, ये जितने भी हमने आज डिजीज डिस्कस करी हैं इन सब में डेफिनेटली हमारे वेट से फर्क पड़ता है. हमारे लाइफस्टाइल से फर्क पड़ता है. अगर हम ओबीस हैं तो ईस्ट्रोजन ज्यादा है, अगर हम ओवरवेट हैं तो ईस्ट्रोजन ज्यादा है, और ये तीनों जो हमने आज डिस्कस करी हैं ये सब उससे बढ़ रही हैं. सो डॉक्टर, अब आते हैं अपने बहुत इम्पोर्टेंट aspect of my show, which is myths and facts. It's again a rapid fire round. Hello everyone and welcome to yet another episode of Beautifully Candid with Gurpreet #KeepingItReal. हम आज के एपिसोड में बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो निकल के आए थे हमारे पिछले प्रेगनेंसी रिलेटेड एपिसोड से, which was PCOD, PCOS, fibroids, endometriosis. और हमने सोचा कि ये इतने कॉमन इश्यूज हैं तो क्यों ना हम एक बार फिर डॉक्टर निधि अग्रवाल को ले आए अपने स्टूडियो में और उनसे जाने इन सब चीजों के बारे में इन डिटेल्ड. वेलकम अगेन डॉक्टर टू माय शो एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग. थैंक यू गुरप्रीत, थैंक यू. सो डॉक्टर, आप मुझे बताओ कि आज का ये एपिसोड किन सब लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है? So Gurpreet, the topics you have taken, like starting from PCOD, then fibroids and endometriosis, ये एज ग्रुप कहीं ना कहीं हमारी एडोलेसेंस से स्टार्ट होकर it even goes beyond menopause. Wow. So say somewhere around 10 years to say 50-60 years easily. तो आई थिंक आज का एपिसोड फॉर द मासेस है. Yes. अगर आप अपनी टीनेज में एंटर कर रहे हैं या आप अपने मेनोपॉजल एज में हैं, सबके लिए फ्रॉम 15 to 50 Yes. ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. सो लेट्स बिगिन डॉक्टर. PCOS, polycystic ovary syndrome and polycystic ovary disease, ये बहुत इंटरचेंजेबली यूज करा जाता है. हाउ डिफरेंट इज इट? So this is a very common question, Gurpreet. Patient comes to us in OPD and वो पूछते हैं कि आप डॉक्टर मुझे ये बताइए कि क्या मुझे PCOD है या मुझे PCOS है. So let me clarify this thing कि what's the full form? Polycystic ovarian disease, polycystic ovarian syndrome. ये एक स्पेक्ट्रम है. पेशेंट जब इनिशियल डेज में, इनिशियल टाइम पीरियड में पेशेंट को हो सकता है कि इट इज ओनली इन द फॉर्म ऑफ अ डिजीज, दैट इज कि इट्स जस्ट अफेक्टिंग द ओवरीज, एंड धीरे धीरे ये डिजीज प्रोग्रेस करती है, एंड देन इट स्टार्ट्स इन्वॉल्विंग द अदर थिंग्स. इन द सेंस एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम सा बन जाता है. उस मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आप इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाता है, आगे चल के वो डायबिटीज डेवलप कर सकते हैं, आगे चल के मेंटल हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, हिर्सुटिज्म हो सकता है, एक्सेस बॉडी हेयर हो सकता है, एक्ने हो सकता है. देयर आर मेनी फीचर्स. सो इन दोनों का मेन जो आप पॉइंटर्स बोलेंगे तो कहीं ना कहीं एक ओव्यूलेशन की प्रॉब्लम होती है. कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में एंड्रोजन्स, व्हाट आर एंड्रोजन्स? दे आर मेल हार्मोन्स, वो बढ़ जाते हैं. और अगर हम अल्ट्रासाउंड कराएं तो अराउंड 70% केसेस में आपको पॉलीसिस्टिक ओवरीज दिखती हैं. सिस्ट दिखेगा? ओके. सो यहाँ पे भी ना ये जो सिस्ट वर्ड है ये काफी पैनिक क्रिएट करता है. तो ये वो सिस्ट नहीं है जो हम एक नॉर्मल ओवेरियन सिस्ट की बात करते हैं, जहां हम देखते हैं कि वो सिस्ट 3 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है. ये वो सिस्ट नहीं है.
ये एक प्राइमरी फॉलिकल्स हैं. सी यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ ओवरीज फंक्शन. हर एक साइकिल में sometimes the right ovary is used, sometimes the left ovary is used. Okay, तो हर एक साइकिल में कुछ follicles बनते हैं which are called primary follicles. से 2-3 follicles बने, वो grow हुए, उनमें से the body selects one follicle which will grow to a size of say 2-3 millimeters से बड़ा होते होते वो 18-20 millimeters पहुंच जाता है. बट वो एक follicle होता है, कई बार कभी कभी दो, ठीक है, और वो ovulation होता है. Okay. That is the normal thing. पीसीओडी या पीसीओएस में क्या होगा, ये 2-3 फॉलिकल्स के बजाय 10, 12, 15 फॉलिकल्स बनेंगे, बट नन ऑफ देम विल बी एबल टू ग्रो आफ्टर अ सर्टेन साइज ऑफ से 4 to 6 millimeters. Okay. तो फॉलिकल्स बहुत सारे बन गए और इनको ही हम काइंड ऑफ एक मिसनॉमर सा है, पर हम इन्हीं को पॉलीसिस्टिक कहते हैं. और इनमें से कोई भी 18-20 mm नहीं पहुंचेगा, कोई भी ओव्यूलेट नहीं करेगा, और वहीं से सारा हार्मोनल इम्बैलेंस स्टार्ट होता है. Okay. Thank you for explaining it so well, doctor. But doctor, as per the studies, it says कि जैसे कि आपने भी कहा कि 15 से लेकर 30 साल तक on an average 20% women gets impacted either by PCOD or by PCOS. तो इनके causes क्या हैं? Causes actually I would say multifactorial है. मतलब अभी काफी रिसर्चेस में इवन जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट हैज आल्सो बीन सीन. दो रियली आई मीन दे कैन नॉट रियली पिन पॉइंट कि हाँ ये जीन है एंड ये हम ट्रीट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है. बट हाँ वी हैव सीन दैट इट हैज अ फेमिलियल एसोसिएशन. सो अगर फैमिली में है तो आप रिस्क पे हैं, ठीक है. बट मोर सो आई वुड से पॉलीसिस्टिक ओवरीज एक लाइफस्टाइल डिजीज है. ओके. तो अगर आपकी लाइफस्टाइल अनहेल्दी है, अनहेल्दी से मतलब आपका प्रोसेस्ड फूड्स का इंटेक ज्यादा है, आपका सीजनल वेजिटेबल्स फ्रूट्स का इंटेक कम है, आपका डेली एक्सरसाइज कम है, आपका स्ट्रेस लेवल ज्यादा है, सो ये हैं वो चीजें जो आपकी लाइफस्टाइल खराब कर रही हैं. और ये अभी के जनरेशन में ज्यादा है ना. हमारे पेरेंट्स की जनरेशन में इतना नहीं था. करेक्ट. तो दोनों बातें हैं कि एक तो एक्टिव लाइफस्टाइल था, सब कुछ हेल्दी था, सब कुछ नेचुरल टू ईट था, और दूसरा इतना डायग्नोस्टिक हमारे पास मोडालिटीज भी नहीं थे. तो अब आपको पीसीओडी पीसीओएस बहुत ज्यादा सुनने को मिल रहा होगा. एंड सेकेंडली मैंने ये देखा कि प्री कोविड और पोस्ट कोविड में ह्यूज डिफरेंस आया. क्यों आया? क्योंकि हमारी सेडेंटरी हो गई लाइफस्टाइल. हम ना कहीं बाहर जा रहे थे, ना हम ऑफिस भी नहीं जा रहे थे, हम मॉल्स भी नहीं जा रहे थे, हम पार्क भी नहीं जा रहे थे, तो हमारे नंबर ऑफ स्टेप्स कम होते चले गए. और सबने वेट गेन किया. राइट. वेट गेन किया तो वेट गेन से क्या, अच्छा वेट गेन से क्यों प्रॉब्लम हो रही है? सो हमारे पास जो हमारे ईस्ट्रोजन का सोर्स है वो मेनली ओवरी है. उसके अलावा एक एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं बॉडी में. बट इसके अलावा हमारा बॉडी फैट भी हार्मोन प्रोड्यूस करता है और हार्मोन कन्वर्जन करता है. ईस्ट्रोजन को मेल हार्मोन्स में कन्वर्ट कर रहा है. सो ये फैक्टर्स बढ़ते गए अगर आपका वेट बढ़ रहा है. अच्छा. तो वहां से हार्मोनल इम्बैलेंस शुरू होता है और फिर ये कॉज करता है आपका पीसीओडी. राइट. तो इनके सिम्टम्स क्या हैं? लाइक हाउ डू यू आइडेंटिफाई दैट यू हैव पीसीओएस और पीसीओडी, एंड देन कुछ ट्रीटमेंट्स अगर आप मेंशन कर सकते हो. सो सिम्टम्स बहुत कॉमन है जो पेशेंट आराम से पिकअप कर सकते हैं जब पेशेंट को इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं. तो देखिए आजकल गुरप्रीत मेनार की भी काफी जल्दी हो गई है ना. सो आवर यंग गर्ल्स आर लाइक स्टार्टिंग देयर पीरियड्स एट द एज ऑफ 10, 11, आई मीन 12 is like maximum, 10, 11 is the norm. ठीक है. तो हम कहते हैं कि आप वो जो पहले 2-3 साल हैं उसमें ना असेस करें, क्योंकि वहां पर पीरियड्स इरेगुलर होंगे, क्योंकि आपका ये जो ब्रेन और ओवरी का एक्सेस है वो मैच्योर हो रहा है. ठीक है. लेकिन उसके बाद भी अगर आपको इरेगुलर पीरियड्स परसिस्ट हो रहे हैं तो फिर आपका ये इट कैन बी वन ऑफ द सिम्टम ऑफ पीसीओडी. ओके. दूसरा ये कि आपको फेस पे एक्ने आ रहा है. एक्ने एक टीनेजर को आएगा, बट अगर उसके बाद भी परसिस्ट कर रहा है, अगर आपको जहां पर हेयर ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, लाइक फेस और चेस्ट और दीज एरियाज, और जहां होनी चाहिए हमारा हेयर, स्कैल्प हेयर, वो कम हो रहा है, बाकी एक्सेस बॉडी हेयर बढ़ रहा है, हमारा वेट गेन हो रहा है जिसको कि हम नहीं कंट्रोल कर पा रहे, हमारे मूड स्विंग्स बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं डिप्रेशन, एंजाइटी बढ़ रहा है. सो ये सारी चीजें हैं जो पॉइंटर्स हैं कि शायद मेरे को पीसीओडी डेवलप हो रहा है, आई शुड सी माय डॉक्टर. Okay, so basically the triggers that
you should capture in you is mood swings, जो कि आजकल हमें लगता है कि टीनेजर है, मूड स्विंग्स तो होंगे, हाँ. पर वो एक्चुअली रिलेटेड हो सकता है Exactly. किसी इशू से. See, hormones kind of they drive us. Yeah. So अगर hormonal imbalance होगा तो the driver seat गड़बड़ हो गई हमारी. Correct. Okay, so doctor, and what are some of the treatments that one has to go through? So lifestyle modification is the mainstay of PCOD treatment. उसके बाद क्या है कि हम डिपेंड करता है कि आप किन प्रॉब्लम्स के साथ आए हैं. अगर आप सिर्फ एक्ने हिर्सुटिज्म के साथ आए हैं, व्हाट इज हिर्सुटिज्म? इज लाइक एक्सेस बॉडी हेयर. इन प्रॉब्लम्स के साथ आए हैं तो वी गिव यू दो स्पेसिफिक हार्मोनल medications to take care of this. अगर आप irregular periods के साथ आए हैं तो again we have certain hormones to regularize your cycles. कई बार PCOD आप infertility के साथ आते हैं because as I told you कि ovulation नहीं हो रहा, या फिर 12 months में कोई 3 cycles ovulation हुआ, वो भी कहीं erratic, not at the right time. तो infertility के साथ आ रहे हैं, तो फिर हम वहां पर ovulation inducing drugs देते हैं. Right. And that is how we treat what is your main symptom. So it is kind of tailor-made. Okay. But lifestyle modification goes for everyone. Everyone. Okay. So that was on PCOS and PCOD. Doctor, इसके अलावा I think again the numbers are fairly high as per the research. 70 to 80% women by the age of 50 gets fibroid at some point in time in their life. Yes. So what are fibroids? Because I still feel इतना common होने के बावजूद लोग explain नहीं कर पाते कि fibroid क्या है. तो क्या है fibroid? Very true. हाँ, because we keep getting questions. लोगों को ये नहीं समझ आता है कि ये fibroid कहाँ है. कई बार पेशेंट ने ऐसा समझा है कि ये फाइब्रॉइड ओवरी में है ना, नॉट देयर फॉल्ट, बिकॉज नहीं पता है. सो फाइब्रॉइड या आम बोलचाल की भाषा में रसौली कहते हैं. Okay. ये क्या होता है? ये एक स्मूथ मसल ट्यूमर है, बट ट्यूमर से डोंट टेक इट एज कैंसर, है ना. ये ट्यूमर हम किसको बोलते हैं? जहां पे भी कोई एक सेल जरूरत से ज्यादा मल्टीप्लाई कर रहा है. सो यूट्रस का ही जो वॉल है वो ही कहीं ना कहीं थोड़ा एक्सेस मल्टीप्लाई कर गया, तो वो फाइब्रॉइड बनता है. ओके, फाइब्रॉइड में बड़ी सारी वेरिएशंस हैं. छोटी हो सकती हैं, मतलब इतनी छोटी एज इफ की सीड हो, और इतना बड़ा एज इफ की एक फुटबॉल हो. इतना वेरिएशन साइज में है. लोकेशन में बहुत डिफरेंस है. कई बार ये यूट्रस के अंदर हो सकता है, कई बार यूट्रस के वॉल में हो सकता है, कई बार उसके वॉल से ग्रो करके बाहर की तरफ ग्रो कर सकता है. सो एवरी टाइम इट वुड प्रेजेंट डिफरेंटली. जो इनमें सबसे परेशान करने वाला फाइब्रॉइड है वो यूट्रस के अंदर जो ग्रो करता है, वो पेशेंट हमारे पास सबसे जल्दी आते हैं. क्योंकि उनको हेवी पीरियड्स, पेनफुल पीरियड्स, और समटाइम्स रिकरेंट मिसकैरेज, और या फिर इनफर्टिलिटी. ये चीजें उनको सबसे पहले होती हैं. जिनका यूट्रस की वॉल में है और साइज छोटा है, या फिर बाहर ग्रो कर रहा है और साइज छोटा है, वो काइंड ऑफ इंसिडेंटल डायग्नोसिस होता है कि वो एक हेल्थ चेकअप कराने गए, अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें आया. या फिर कभी कभी इतना बड़ा हो जाता है फाइब्रॉइड कि वो ब्लैडर बावल पे प्रेशर देने लगता है. तो पेशेंट को जल्दी यूरिन पास करने की अर्ज होता है, या फिर उसको मोशन करने में प्रॉब्लम होता है. दोज आर प्रेशर सिम्टम्स. सो डिपेंडिंग अपॉन कि फाइब्रॉइड कहाँ है, उस हिसाब से पेशेंट को, मतलब जरूरी नहीं है कि सिर्फ मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड इश्यूज हो. आपके बाउल सिस्टम में अगर दिक्कत है तो भी फाइब्रॉइड हो सकता है. ओके, नाउ दैट इज अ न्यू लर्निंग, राइट? क्योंकि यूजुअली दिमाग उस तरफ लोगों का नहीं जाएगा कि सो दोज आर द केसेस व्हिच आर डायग्नोज्ड लेटर. Right. And doctor, again, causes क्या रहते हैं fibroids के? Causes difficult to pinpoint, क्योंकि यूट्रस है, यूट्रस मल्टीप्लाई करना चाहता है. So अगर हम प्रेगनेंसी पुश कर रहे हैं, तो हमने ये, दिस इज ऑब्जर्वेशन वी हैव सीन इन स्टडीज एंड फ्रॉम आवर रियल लाइफ एक्सपीरियंस, कि अगर आप प्रेगनेंसी नहीं प्लान कर रहे हैं तो फाइब्रॉइड बनने के चांसेस ज्यादा हैं. ओके. अगर आपने प्रेगनेंसी 1 या 2 प्लान करी है, अगर आपने बेबी को फीड कराया है, तो चांसेस फाइब्रॉइड बनने के थोड़े कम हो जाते हैं. अच्छा, सिंपल रीजन क्या है? दिस हैज अ साइंटिफिक बेसिस, बिकॉज ये सारी चीजें ईस्ट्रोजन से बढ़ रही हैं, ईस्ट्रोजन से बन रही हैं, ईस्ट्रोजन से बढ़ रही हैं. तो जब हमारा प्रेगनेंसी का स्टेट है, जब हमारा लैक्टेशन का स्टेट है, इन सब में हमें पीरियड्स नहीं हो रहे, हमारा ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, सो हमारा ईस्ट्रोजन थोड़ा कम हो गया. अच्छा. सो दे हेल्प. राइट. तो इसका मतलब है कि आपकी जो रिप्रोडक्टिव एज है, नॉट नेसेसरली एडोलेसेंस बट यंग एडल्ट्स कहे, अगर हम सही उससे कहें, तो आफ्टर द एज ऑफ 22 टिल बियॉन्ड,
वो ज्यादा प्रोन होते हैं फाइब्रॉइड्स के? एग्जैक्टली, मेनोपॉज में आपका एस्ट्रोजन सप्लाई कम हो जाता है, तो आपका जो फाइब्रॉइड है वो ऐसा हो जाता है कि अच्छा इस अल्ट्रासाउंड में 4 सेंटीमीटर था, हमने 1 साल बाद किया तो हमने देखा ये 2.5 हो रहा है। Okay. और उसके बाद किया तो प्रोबेबली सीडलिंग फाइब्रॉइड सा बचा है। तो इसीलिए हर फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट सर्जरी नहीं होता, राइट, है ना। इट डिपेंड्स अपॉन द साइज, द नंबर। ओके, समटाइम्स वन कैन हैव 1 or 2 फाइब्रॉइड्स, समटाइम्स वन कैन हैव हंड्रेड्स ऑफ फाइब्रॉइड्स। सो मैनेजमेंट वुड डिपेंड अपॉन कि कहाँ है फाइब्रॉइड, क्या लोकेशन है, कितना नंबर है, किस लोकेशन पे कहाँ ग्रो कर रहा है, और पेशेंट को सिम्टम्स क्या है, पेशेंट की अभी उस टाइम नीड क्या है, क्या फर्टिलिटी कंसर्न है, क्या फर्टिलिटी कंसर्न नहीं है, फैमिली कंप्लीटेड है। सो अकॉर्डिंगली इट इज टेलर मेड। तो फाइब्रॉइड्स मेडिसिन से ठीक हो सकता है? सी देयर आर सर्टेन मेडिसिन्स और उनको हम इंटरिम पीरियड के लिए दे सकते हैं। कि जैसे अगर कई बार क्या होता है फाइब्रॉइड्स की वजह से पेशेंट का हीमोग्लोबिन बहुत ड्रॉप हो जाता है, सो शी नीड्स सर्जरी बट शी नीड्स टू बी बिल्ट अप, है ना। और कई बार पेशेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन से कतराते हैं, ठीक है। तो अगर हम एक ऑनगोइंग ब्लड लॉस नहीं है, अगर हम पेशेंट को मेडिकली मैनेज करके ब्लड लॉस रोक पाते हैं, तो ये हम दवाइयां उस पीरियड के लिए दे देते हैं जब तक वो अपना हीमोग्लोबिन बिल्डअप कर लें। तो इस तरह के केसेस में या फिर वो नियरिंग मेनोपॉज हैं तो हम मेडिसिन दे के देख सकते हैं कि तब तक ये थोड़ा श्रिंक हो जाए और उसके बाद उनको मेनोपॉज आ जाए, उनका एस्ट्रोजन सप्लाई कम हो जाएगा, तो फिर हो सकता है ये सर्जरी से बच जाए या किसी एक बड़े मैनेजमेंट से बच जाए। राइट, तो मतलब फाइब्रॉइड्स की कोई मेडिसिन नहीं है, उसको क्योर नहीं करा जा सकता, उसके सिम्टम्स को आप मैनेज कर सकते हो। गुरप्रीत, एवरी फाइब्रॉइड डज नॉट नीड ट्रीटमेंट। इनफैक्ट लाइक आई हैव पेशेंट्स कमिंग टू मी कि they have already decided on their own कि हमारी सर्जरी होनी है, so they come with the report कि मैडम हमने हेल्थ चेकअप कराया, हमारे अल्ट्रासाउंड में फाइब्रॉइड आया है, आप सर्जरी बताइए कब करनी है। अच्छा, and then when you take the history there's no problem, regular cycles, there's no much pain, कोई फैमिली कंप्लीटेड है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप फाइब्रॉइड जब अल्ट्रासाउंड में देखते हैं तो वो यूट्रस की वॉल में है, 2-3 सेंटीमीटर का है, तो हमें उन्हें काउंसिल करना पड़ता है कि प्लीज डू नॉट गो फॉर ए सर्जरी, है ना। आप धीरे धीरे, आपकी एज बढ़ी रही है, आपको जरूरत ही नहीं है सर्जरी की। सो बिकॉज मैंने बताया ना कि फाइब्रॉइड तो हमारे यूट्रस का ही एक नॉर्मल मास है, वो ही कहीं थोड़ा सा बढ़ गया है, तो हम उसको जस्ट एक फॉलो अप पे रख सकते हैं। मे बी हम उनको कह सकते हैं कि आप 1 ईयर बाद एक अल्ट्रासाउंड करा के दिखा दीजिए, अगर 1 ईयर में कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन ऑलवेज मीट अस। ओके, सो ये तो बात हो गई फाइब्रॉइड्स की डॉक्टर। अब आते हैं सबसे न्यूएस्ट टर्म के बारे में जो आई थिंक बहुत ही रिसेंटली वायरल हो रही है, इफ आई हैव टू से, व्हिच इज नोन एज एंडोमेट्रियोसिस। ये क्या है डॉक्टर? दिस इज एन एनिग्मा। ये आपने जो आज हम 3 चीजें डिस्कस कर रहे हैं उनमें ये सबसे चैलेंजिंग है फॉर द पेशेंट एज वेल एज द डॉक्टर। ओके, क्योंकि endometriosis it's a chronic condition, it's a very painful condition at times, we have seen it's a debilitating condition for the patient, ठीक है। तो endometriosis, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर पेशेंट जिसे endometriosis हो उसे पता हो, कई बार अनडायग्नोज्ड भी होता है, ओके, है ना। तो endometriosis के अगर हम मोटी तौर पे बात करें तो 3 किस्म के प्रेजेंटेशन होते हैं। एक हम बोलते हैं सुपरफिशियल एंडोमेट्रियोसिस। सी हमारे बॉडी में इन सारे ऑर्गन्स के ऊपर एक परत सी है, एक चादर सी है, जैसे हम बोलते हैं पेरिटोनियम। सो सुपरफिशियल एंडोमेट्रियोसिस में होता है कि जस्ट इस पेरिटोनियम पे हल्के फुल्के डिपॉजिट्स हैं विच आर कॉल्ड एंडोमेट्रियोटिक डिपॉजिट्स। सो ये वाले पेशेंट्स को हो सकता है कि पीरियड्स में थोड़ा सा पेन रहता हो, बट उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, एक आध पेन किलर ले लेते हैं और उनका मैनेज हो जाता है, अदरवाइज उन्हें कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा होता है जिसमें कि एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट बन जाते हैं, जिनको हम एंडोमेट्रियोमा बोलते हैं या फिर चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं। उसमें वो सिस्ट, उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है, उनको पेनफुल पीरियड्स होते हैं, हेवी पीरियड्स होते हैं, और कई बार रिलेशन रखने में उनको पेन होता है, डिफिकल्टी होती है, और ये सिस्ट बढ़ते जाते हैं। ये फर्टिलिटी को भी प्रॉब्लम करते हैं, फर्टिलिटी कंसर्न्स देते हैं। और तीसरा होता है DIE, दैट इज डीप इन्फिल्ट्रेटिंग एंडोमेट्रियोसिस। मतलब वो DIE ही है एक्चुअल में। सो वो क्या करता है, वो आपका रेक्टम, ब्लैडर, इनको इन्वॉल्व करता है। सो पेशेंट्स को कई बार वेरी पेनफुल यूरिनेशन हो सकता है, कई बार ब्लड इन यूरिन भी आ सकता है, मोशन का पास करने में बहुत पेन हो सकता है। मतलब दिस इज ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, और उसके अलावा इनफर्टिलिटी और बाकी सिम्टम्स तो करता ही है। तो ये 3 किस्म के एंडोमेट्रियोसिस हैं जिसको कि आप कैसे, डिपेंडिंग अपॉन कि पेशेंट की एज कितनी है,
पेशेंट के सिम्टम्स कितने हैं, पेशेंट की फर्टिलिटी स्टेटस क्या है, उस हिसाब से आप मैनेज करते हो। अब देखा जाए तो अगर आप मुझे पूछोगे कोई क्योर है, तो कोई क्योर नहीं है। ओके है ना, तो वी हैव टू मैनेज। अगर पेशेंट को माइल्ड सिम्टम्स हैं, माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस है और वो यंग पेशेंट है, तो आप उसे एक उसके सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए दोगे। अगर जस्ट पेन होता है पीरियड्स में या इन बिटवीन, तो हम पेन किलर दे सकते हैं, है ना, एनसिड्स वगैरह दे सकते हैं। लेकिन अगर पेशेंट को इनफर्टिलिटी है और एंडोमेट्रियोमा है, तो वी हैव टू प्लान अ सर्जरी। क्योंकि एंडोमेट्रियोमा के साथ प्रेगनेंसी होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो खुद भी टॉक्सिन्स रिलीज कर रहे होते हैं। इवन पेशेंट्स मतलब हम अगर ये देखें ना, जैसे देयर समथिंग कॉल्ड क्रॉनिक पेल्विक पेन, कि वो कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको हमेशा एक लोअर टमी में पेन रहता है। उनमें हम देखते हैं अराउंड 70% को अल्टीमेटली डायग्नोसिस में एंडोमेट्रियोसिस निकलती है। ओके इनफर्टिलिटी में भी जब हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी की बात करें कि भाई ट्यूब्स ओपन हैं, हमें सब एग भी बन रहा है, स्पर्म भी ठीक है, क्यों हो रहा है, तो वहां पे भी 50% केसेस में एंडोमेट्रियोसिस होता है कॉज। लेकिन हर एंडोमेट्रियोसिस आपका अल्ट्रासाउंड पे डायग्नोज नहीं होता। अच्छा। अब गोल्ड स्टैंडर्ड हमारा डायग्नोसिस का होता है लैप्रोस्कोपी, जो हम एक की होल देख के बताते हैं। बट ऑफ कोर्स आप हर एक पेशेंट में सिर्फ डायग्नोसिस के लिए आप एक लैप्रोस्कोपी नहीं करोगे। सो हम उनमें करते हैं जहां पे कि पेशेंट काफी सिम्टोमेटिक है या पेशेंट इनफर्टिलिटी फेस कर रहा है, तो वहां पर हम लैप्रोस्कोपी करके देन वी गो फॉर ऑपरेटिव लैप्रोस्कोपी। अगर चॉकलेट सिस्ट है तो हम उन्हें रिमूव करते हैं, एंड देन जब भी हम फर्टिलिटी के लिए कर रहे हैं सर्जरी, तो वी टेल देम दैट नाउ यू प्लान सून। आप ये नहीं कर सकते कि आपने 24 की एज पे सर्जरी करा ली, 34 की एज पे आप ये सोचें कि हमने करा ली थी सर्जरी, अब हम प्रेगनेंसी प्लान कर लेते हैं, बिकॉज एंडोमेट्रियोसिस विल कम बैक। रिलैप्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, बिकॉज आपका एनवायरनमेंट तो नहीं बदला, आप तो अभी भी एस्ट्रोजेनिक स्टेट में है, सो वो वापस बनेगा। इसके थियोरीज हैं बहुत सारे, जिसमें कि सबसे कॉमनेस्ट थियोरी है रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन। सो जब पीरियड्स हो रहे हैं तो ऑनगोइंग पीरियड्स में देयर इज ऑलवेज सर्टेन बैकफ्लो। ओके सो उनमें जो सेल्स होते हैं वो जाके इम्प्लांट हो रहे हैं, तो फिर आपको तो 24 से 34 तक तो पीरियड्स हो ही रहे थे। करेक्ट। तो फिर आपको दोबारा बन गया, तो आपकी वो सर्जरी करानी वेस्ट हो गई अगर आपने सिर्फ फर्टिलिटी के लिए कराई थी। Right. पेन रिलीफ के लिए कराई थी तो ठीक है। राइट। तो डॉक्टर स्टैट्स क्या कहते हैं, कौन सी एज के लोग ज्यादा प्रोन है एंडोमेट्रियोसिस से, एंड कितने मतलब स्टडीज क्या सजेस्ट करते हैं कि कब आपके पास आ जाना चाहिए कि ये चीज अवॉइड हो पाए, अगर ये अवॉइडेबल है तो? अवॉइडेबल तो गुरप्रीत नहीं है, मतलब अ पेशेंट कैन नॉट डू समथिंग कि ये मुझे हो ना हो, पेशेंट की कुछ इसमें गलती है ही नहीं। अच्छा, है ना। बट हाँ, ये जितने भी हमने आज डिजीज डिस्कस करी हैं, इन सब में डेफिनेटली हमारे वेट से फर्क पड़ता है, हमारे लाइफस्टाइल से फर्क पड़ता है। अगर हम ओबीस हैं तो ईस्ट्रोजन ज्यादा है, अगर हम ओवरवेट हैं तो एस्ट्रोजन ज्यादा है, और ये तीनों जो हमने आज डिस्कस करी हैं ये सब उससे बढ़ रही हैं। राइट। है ना। तो वो हमारा वेट, हमारा लाइफस्टाइल एंड हमारा स्ट्रेस लेवल, क्योंकि इन सब में क्या है ना, अब जैसे एंडोमेट्रियोसिस है, इट इज अ इन्फ्लेमेटरी कंडीशन। राइट। इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में ये जो हमारे बॉडी में स्ट्रेस में जो ये हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह का लेवल जो गड़बड़ होता है ना, सो आपका क्या होता है, आपकी बॉडी में कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स अपने आप होते हैं। हमेशा जरूरी नहीं होता है कि आप ओमेगा फैटी एसिड्स के कैप्सूल्स खाएं, है ना। सो बॉडी में एक सेल्फ रिपेयर मैकेनिज्म होता है। अब ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये हमारे एंडोमेट्रियोसिस के मार्कर्स पे एक्ट कर सकते थे, मगर हमने इतना स्ट्रेस लिया कि ये तो हमारा स्ट्रेस मैनेज करते रह गए, और बैक एंड पे हमारी बीमारियां बढ़ रही हैं जो इन्फ्लेमेटरी हैं। तो इसीलिए हम ये जो स्ट्रेस से रिलेट इस तरीके से होता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट में हमारे बॉडी के सारे यूजफुल चीजें वेस्ट हो जाती हैं, जो कहीं ना कहीं हमें एंडोमेट्रियोसिस से या इवन लॉन्ग टर्म में कैंसर से बचा सकती, बट वो हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट में चला गया। करेक्ट। सो आई थिंक you can heal your body yourself is actually true, right? yes. और स्ट्रेस सबको मार रहा है बेसिकली आज की डेट में, हर फॉर्म में। बाकी सब चीजें आप देखो, क्या मिठाइयां पहले लोग नहीं खाते थे, हमसे ज्यादा खाते थे। आजकल तो फिर भी लोग तोड़ के, आप एक काजू की बर्फी दो तो लोग उसके 4 टुकड़े करके खाते हैं। पहले तो लोग 4-4 उठा के खा लेते थे। करेक्ट। तो खाने से भी ज्यादा ये स्ट्रेस सबसे बड़ा किलर है, जो कि आपको हील नहीं होने दे रहा। तो अदरवाइज बॉडी में एक कांस्टेंट रिपेयर चलता है। लेट द बॉडी एक्ट। राइट। सो डॉक्टर, very useful, but as you mentioned कि mental wellness also gets impacted by all of these things, right? क्योंकि pain होगा, facial hair होंगे, आपका
और भी जो आपने फैक्टर्स बताए कि इंसोम्निया भी हो सकता है, बिल्कुल, sleep disturbances होते हैं, हाँ। तो इससे डील करने के लिए आप क्या एडवाइस करते हो अपने यंग पेशेंट्स को? यंग पेशेंट्स में मैंने देखा है, वैसे आप उन्हें समझाने की बस जरूरत है। अगर आप उनको यू बैक योर ट्रीटमेंट विद साइंटिफिक फैक्ट्स एंड एविडेंस, दे फॉलो यू। सो उन्हें ये पता होना जरूरी है कि ये मतलब मम्मी ने तो कह दिया कि ये पिज्जा खा रही है, बार बार पिज्जा खा रही है, बट क्यों नहीं खाना? सो दे नीड टू अंडरस्टैंड दिस। या ये हो जाता है कभी कि वो बच्चे 10th 11th 12th में पहुंचते हैं, घर का सोसाइटी का प्रेशर इतना है कि वो बच्चे बाहर ही नहीं निकल रहे, वो ये एक वॉक भी नहीं करके आ रहे। सो ये सारी चीजें समझना और समझाना उन्हें ये जरूरी है कि है आप पूरे 24 आवर्स में अगर 30 मिनट्स देखें तो आप निकाल सकते हैं, है ना। तो जब आप उनको ये समझाते हो कि इस 30 मिनट्स की वजह से आप अपनी स्टडीज पे बेटर फोकस कर पाओगे और इसकी वजह से आपकी मेमोरी बेटर हो जाएगी, आपकी स्लीप बेटर होगी, आपको रेगुलर पीरियड्स आएंगे तो ऑटोमेटिकली आप हेल्दी फील करते हो, आप लाइट फील करते हो। तो जब आप उन्हें ये सब समझाते हो कि अल्टीमेटली दिस विल इम्प्रूव योर एकेडमिक परफॉर्मेंस और मे बी आपका ये एक्ने, हेयर फॉल और ये सारी चीजें भी बेटर होंगी, तो आपका एक लुकआउट बेटर हो जाएगा। अपना जो एक सेल्फ बॉडी इमेज जो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट क्या है कि एक तो प्यूबर्टी जल्दी आ रही है, दूसरा हमारे बच्चे इतना एक्सपोज्ड हैं टू सोशल मीडिया, है ना। तो वो करीना, कैटरीना और आलिया भट्ट को ही देख के बड़े हो रहे हैं, तो वो एक बॉडी इमेज बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, है ना। हमें इतना एक्सपोजर नहीं था, तो हमारे ऐसे 2 चोटियां भी बना दी तो चलता है, आजकल नहीं चलता है। तो वो चीजें थोड़ी सी जरूरी हैं। तो अगर आप बच्चों को प्रॉपर लिंक करके समझाओ तो वो समझते हैं, है ना। और वो जितनी जल्दी लाइफ में आपका एक फोकस फिटनेस की तरफ आ जाए, द सूनर better it is. So you're saying कि हमारी younger generation को focus करना चाहिए कि physical activity minimum 30 minutes होनी चाहिए daily. Junk food should be limited to. Yeah, I never say कि आप कभी मत खाओ, कभी तो आप सब कुछ खाओगे। So आप इसको थोड़ा वो कर लो कि ठीक है हम once a month ऐसा खाएंगे, है ना, डिपेंडिंग अपॉन, और या फिर कोई ओकेजन है तो चलो हमने खा लिया। इतना बॉडी में कैपेबिलिटी है टू रिपेयर। आप जब एक्सेस कर देते हो ना, तब होती है प्रॉब्लम। Excess of everything is bad. राइट। सो डॉक्टर, ये तो बात हुई कुछ क्रॉनिक डिजीजेस की, बट क्या ये सारे डिजीजेस कहीं ना कहीं इंक्रीज कर रहे हैं चांसेस ऑफ गेटिंग कैंसर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गुरप्रीत। ये ऐसा है। अच्छा, आई डोंट नॉट वांट टू स्केयर आवर ऑडियंस कि ये हमें पीसीओडी है तो हमें कैंसर हो सकता है, हम ऐसा नहीं कह रहे, मगर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अनअपोज्ड ईस्ट्रोजन इन आवर बॉडी, ईस्ट्रोजन एक फीमेल बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है, और मैं कहूँ तो ये हमारा हैप्पी हार्मोन है। ये वैसे हमारा प्रोटेक्टिव हार्मोन है, लेकिन जहाँ ये अनअपोज्ड है, देयर हैज टू बी अ बैलेंस बिटवीन ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन इन आवर बॉडी। बट जहाँ ये ईस्ट्रोजन को सामने कहीं प्रोजेस्टेरॉन नहीं मिल रहा, वहाँ ये ईस्ट्रोजन अनचेक्ड चला जाता है और ये प्रॉब्लम कर सकता है। अब जैसे पीसीओडी में ही हमने आपको कहा कि कई बार इतने डिलेड पीरियड्स होते हैं कि पेशेंट को 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने तक भी पीरियड्स नहीं होते। और वहाँ पेशेंट सोचता है, पेशेंट कई बार इतना बिजी है अपनी लाइफ में कि उसे लगता है चलो ठीक है, मेरे वो 2-3 दिन थोड़े इफेक्ट होते थे, अब वो भी नहीं हो रहे। बट वहां पर एक प्रॉब्लम है। मतलब आप मिनिमम ये मान के चलो कि 12 मंथ्स में एटलीस्ट आपको 4 टाइम पीरियड्स आने चाहिए फॉर ए गुड एंडोमेट्रियल हेल्थ, टू कीप द चांसेस ऑफ कैंसर लो। अदरवाइज ये अनचेक्ड मल्टीप्लिकेशन ऑफ आवर यूट्रस लाइनिंग can develop into cancer. Okay. Fibroids, okay, so fibroids normally they do not turn into cancers, but आपने टर्म सार्कोमा सुना होगा। so हम ये नहीं कह रहे कि फाइब्रॉइड सार्कोमा में टर्न हो जाते हैं, लेकिन ये कई बार एक डायग्नोस्टिक डिलेमा हो जाता है कि क्या ये फाइब्रॉइड है। और सार्कोमाज यूजुअली मेनोपॉजल लेडीज में मिलते हैं। सार्कोमाज रेयर ट्यूमर्स हैं, लेकिन हमें सुनने में आते हैं, प्रोबेबली क्योंकि हम दिल्ली एनसीआर में हैं जहाँ रेफर्ड केसेस आते हैं। तो जब हमने पेशेंट का, कई बार ऐसा होता है कि फाइब्रॉइड के लिए सर्जरी हुई, जब वो बायोप्सी के लिए गई तो पता चला ओहो इट इज अ सार्कोमा। तो इसीलिए हम बॉडी से एक छोटा सा पॉलिप भी निकालने, एक 1 मिलीमीटर का, वी ऑलवेज सेंड इट फॉर बायोप्सी, है ना, दैट्स ऑलवेज सेफ। एंड एंडोमेट्रियोसिस में बात करें तो अगेन इट्स अनअपोज्ड, इट्स हाइपर ईस्ट्रोजेनिक स्टेट। सो वो कहीं ना कहीं एक आपका एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया इस तरह की चीजें करा सकता है। सो इन सब चीजों में आपको, आप अगर कोई डेफिनेटिव सर्जरी नहीं करा रहे हैं और वो जरूरत नहीं है तो फाइन, बट आपको अपने डॉक्टर के टच में रहना है। एटलीस्ट एक एनुअल गायनी हेल्थ चेकअप बहुत जरूरी है।
so that we do not land up with these unpleasant surprises. एंड डॉक्टर once a year checkups important है, ये हम सुनते आ रहे हैं, बट कौन सी एज से एक्चुअली चेकअप्स कराने स्टार्ट कर देने चाहिए? So at the onset of sexual activity, है ना, और ये जो स्क्रीनिंग का जो एक फ्रीक्वेंसी हम बोलते हैं, ये आपकी कहीं ना कहीं 30 इयर्स से तो बहुत रेगुलर हो जानी चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप 3 इयर्स में भी जा सकते हैं। बट वो एज ग्रुप ऐसी होती है कि कहीं ना कहीं आप प्रेगनेंसी, मिसकैरेज, प्लानिंग में डील कर रहे होते हो, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, राइट? ठीक है। प्रॉब्लम होती है कि वो उसके बाद वाला एज ग्रुप, ये जो 40 to 50 है, ये बड़ा नेग्लेक्ट होता है, क्योंकि हम ट्रीटमेंट डॉक्टर से नहीं लेते, हम अपनी नेबर से लेते हैं। नेबर से पूछते हैं, वो बताती है ऐसे ही होता है। सो ऐसे ही होता है, करते करते बहुत साल निकल जाते हैं। सो आप एक प्री कैंसरस कंडीशन से आप फुल ब्लोन कैंसर विद मेटास्टेसिस में जाते हो, एंड देन फिर देन हमारे पास बहुत कुछ ऑफर करने को नहीं बचता, इट्स अ पैलिएटिव ट्रीटमेंट, राइट? सो हमारा द होल गोल ऑफ वुमेन हेल्थ चेकअप इज to prevent these diseases, or at least to pick up at such a early stage कि we'll tell you don't worry, we have the treatment. Right. That was of great help. And doctor, what I understand is कि ये diseases preventable हैं. Basically lifestyle manage करना है, weight manage करना है, eating habits clean रखनी है, and I think most of it is taken care of, and regular checkups, which is the key, especially after you are into relationships and you get active on your journey to pregnancy and motherhood. Yes. Right. So, doctor, अब आते हैं अपने बहुत important aspect of my show, which is myths and facts. It's again a rapid fire round. तो मैं This time, Gurpreet, I'll take a hamper. I will give you a hamper. I was prepared for it. Yes. So, doctor, let's begin the myths and facts. Sure. PCOS is a rare condition. No, it's quite common. It's like around 20 to 30% patients have PCOD, though it's kind of undiagnosed in many people because ये ऐसे ही होता है, ऐसा ही होता है, चल जाता है. So वो patients कई बार हमारे पास आ नहीं रहे, तो otherwise हो सकता है ये हमारे को रेट ज़्यादा मिले. And as I told you कि कोविड के बाद तो ये और ज़्यादा हो गया, so it's no more rare, and it's rising much faster in the adolescent age group. मतलब ये जो हमारे adolescent से भी हम कहें early 20s बहुत ज़्यादा हो गया, स्टार्ट हो गया. PCOS only affects overweight women. It's a myth. It's a myth. In fact, I'll tell you that I have a mother who used to consult me for herself, but then she started coming with her, like first she brought her overweight daughter, and then she had PCOD symptoms, and then I counseled her for lifestyle modification and weight loss, and then the other daughter comes in who was lean and thin, and again she has the same PCOD symptoms. So both the sisters have PCOD. One is obese PCOD, overweight PCOD, and one is thin lean PCOD. Wow. Okay. So we definitely see the obese PCOD more commonly, but it is happening in lean patients also, and there the management is a little different. We tell them to take a balanced diet. Sometimes, you must have heard like anorexia nervosa patients, they are into so much of crash dieting that even that less weight doesn't seem less to them. Right. तो वहाँ पर ये फोकस है कि आप हेल्दी खाइए और आप खाइए, रेगुलर खाइए, टाइम पर खाइए, स्लीपिंग हैबिट्स ठीक रखिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट करिए, बट या it happens in both. PCOD and PCOS cannot be cured. So I will say it's not a myth. It's a fact. It's a fact. Because PCOD, PCOS, whichever terminology you pick up, these are chronic conditions. So I always tell that it is a spectrum, so if you're at the beginning of it, शायद आपको पता भी नहीं है, और नेट्स ओके आपको पता नहीं है, तो you're not missing anything. बट धीरे धीरे आपके सिम्टम्स अगर बढ़ रहे हैं तो फिर आपको पता चलता है कि हमें PCOD हो गया, हमें PCOS हो गया है. फिर आपने अपने लाइफस्टाइल का ध्यान रखा, आपके सारे सिम्टम्स वैनिश हो गए, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपको PCOD ठीक हो गया, अब आप स्लैक कर सकते हो. इट्स वेरी पर्टिकुलर इन दीज पेशेंट्स, जहाँ ये अपने लाइफस्टाइल में स्लैक करते हैं, द सिम्टम्स कम बैक.
सो पेशेंट्स कई बार ऐसे भी बताते हैं कि मैम मैं 5 साल पहले पीसीओडी की हिस्ट्री थी, तो वो हिस्ट्री हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड अब 5 साल बाद, अब नाउ शी इज मैरिड एंड नाउ शी इज प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी, तो अगर उनको प्रॉब्लम आ रही है तो वी हैव दिस थिंग इन माइंड कि हाँ पीसीओडी की हिस्ट्री रही है, हो सकता है ओव्यूलेशन चैलेंजेस होंगे। तो पीसीओडी हमेशा रहता है अगर आपको एक बार पीसीओडी की टेंडेंसी है, बट आप इसे मैनेज कर सकते हो, आप इसे कम रख सकते हो। आप नहीं मैनेज करोगे तो ये बहुत बढ़ भी जाता है। राइट, देयर इज नो क्योर। And pregnancy cures endometriosis. It is a myth, I would say. बट हाँ, प्रेगनेंसी आपके एंडोमेट्रोसिस के सिम्टम्स को थोड़ा कम कर देता है। पहली बात ये कि आपको प्रेगनेंसी हो पाई एंडोमेट्रोसिस के साथ, अगर विदाउट एनी ट्रीटमेंट हुई है, तो वी टेक इट कि आपको माइल्ड था, मे बी वो सुपरफिशियल एंडोमेट्रोसिस था जो कि आपके ट्यूब्स और ओवरीज को नहीं इफेक्ट किया था और आपको हो गई प्रेगनेंसी। या फिर आपने, अगर आपको ज़्यादा एंडोमेट्रोसिस थी तो आपने शायद सर्जरी कराई है, उसके बाद आपने कंसीव किया है ना। बट क्योंकि आपने सर्जरी करा के कंसीव कर लिया, तो प्रेगनेंसी में आपका ईस्ट्रोजन का लेवल कम है और अगेन फिर आपका लैक्टेशन का पीरियड है। सो आपने बच्चे को 6 मंथ्स 12 मंथ्स फीड कराया, तो अगेन वो वाला पीरियड भी आपको, सो ये सारा प्रोटेक्ट करता है। तो इस जब तक आपको पीरियड्स नहीं हुए, आपका वो एंडोमेट्रोसिस वहीं रुका हुआ सा है, काइंड ऑफ एक थोड़ा सा पॉज है। तो उसके बाद हो सकता है आपको माइल्ड चेंजेस ही आए, हो सकता है आपको फुल ब्लोन एंडोमेट्रोसिस वापस भी आए। कई बार हम जब पेशेंट का सिजेरियन करते हैं तो हमें दिखता है कि ओहो इनके यूट्रस पे एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट्स हैं। सिस्ट नहीं होते उस टाइम पर, लेकिन स्पॉट्स हमें दिखते हैं और पेशेंट को नहीं पता होता कि उन्हें एंडोमेट्रोसिस था। तो फिर हम उन्हें बता देते हैं कि आप ये है, ये डिजीज प्रोग्रेसिव है, सो आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी इफ यू विश टू, सो प्लान इन टाइम। Okay. And removal of uterus is the only way out to get rid of fibroids. No. It is a myth. So first of all fibroids do not need treatment. Very important. Secondly, depending upon your age, your parity, your symptoms, कई बार आप सिर्फ दवाइयों से मैनेज कर सकते हैं, कई बार आपको सर्जरी कराने की ज़रूरत है, बट आपको पूरा यूट्रस नहीं निकालना है, आपको सिर्फ वो फाइब्रॉइड निकालना है। सो ये आपके एज पे डिपेंड करता है, आपको प्रेगनेंसी प्लान करनी है नहीं करनी है, इस पे डिपेंड करता है। सी एनी हिस्टेरेक्टमी बिफोर 40 काइंड ऑफ ब्रेक्स आर हार्ड। तो हमको 40 के पहले वी ट्राई टू जगल इन अ लॉट ऑफ ऑप्शंस कि शायद ये कर सकते हैं, शायद वो कर सकते हैं। वी वुड लाइक टू सेव द वूम्ब, राइट। तो वहाँ पे हम मायोमेक्टमी कर सकते हैं, दैट्स जस्ट रिमूवल ऑफ फाइब्रॉइड। देन आपके पास और हमारे पास आजकल रेडियोलॉजिकल इंटरवेंशंस हैं। सो देयर समथिंग कॉल्ड यूएई, यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन। इसमें हम क्या करते हैं, यूट्राइन आर्टरी वो आर्टरी है जो हमारे यूट्रस को फीड कर रही है। तो अगर हम कहीं ना कहीं वो ब्लड सप्लाई को ब्लॉक करें, तो हम ये देख सकते हैं कि धीरे धीरे वो फाइब्रॉइड अपने आप ही श्रिंक होता जाएगा। तो बट ये किस में कौन सी मोडालिटी वर्क करेगी, कहाँ हम दवाइयाँ दे सकते हैं श्रिंकेज के लिए, कहाँ हम ये रेडियोलॉजिकल इंटरवेंशंस यूज कर सकते हैं, कहाँ सिर्फ मायोमा निकालना है, कहाँ सिर्फ पूरा यूट्रस निकालना है, ये इंडिविजुअलाइज होगा और ये आपका डॉक्टर ही बता सकता है, पड़ोसी नहीं। I think doctor, so another important thing that I've learned from you is कि बहुत सारी चीज़ें सुनोगे आप अपने पड़ोसियों से या गूगल बाबा से, उन पे यकीन ना करके अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए रेगुलर चेकअप्स के लिए। एंड timely intervention definitely is the best way to prevent any big event or mishap happening in the family or any of you. Is that correct? Definitely it goes a long way. Yeah. So this was another insightful episode of Beautifully Candid with Gurpreet. Thank you so much, doctor. ये बहुत ही amazing episode था, and I think all you listeners must share this with everyone you think is going through any of these conditions or may need help with, and we will continue to bring such important information for you all in all our episodes going forward. Thank you. Thank you.